कवर कर रहे हैं। आपको और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो बैनर पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप कोर्सेज के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कल पढ़ लिया था अमेरिकन रिवॉल्यूशन, क्लियर हो गया था। आज देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। ये नोट्स ले लेना, आपस में शेयर कर लेना। आप आज नए आए हो, नाम बताओ यार। काव्य, अरे क्या, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज तो वो है ना, वर्ल्ड पोइट्री डे है। यस, आज विश्व काव्य दिवस है। हाँ, आज ही के दिन, देखो कोइंसिडेंस है ना। चलो, अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसका मेन रीजन था इकोनॉमिक रीजंस। मेन रीजन था इकोनॉमिक। यहाँ पे दोनों ही रीजन है, यहाँ पे पॉलिटिकल रीजन भी है एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्यों, क्या किस वजह से इकोनॉमिकल रीजन है? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वजह से। क्या किया था? हथियार भेजे थे और मुद्रा, आर्म्स एंड मनी। आर्म्स एंड मनी, देखो बिना पैसों के हथियार कोई नहीं चलाता, बिना पैसों के हथियार कोई नहीं चलाता। भाषण भी दिलवाते हैं ना, तो उसके लिए भी लोगों को देते हैं कि आ जाओ कुछ तो मिलेगा आपको। तो इसलिए बेटा दंगे होते भी नहीं है, करवाए जाते हैं। भाई आम आदमी क्यों लड़ाई करेगा? जब तुम दोनों में लड़ाई करो आपस में। एक फिल्म देख रहा था मैं कल परसों अमेजोन प्राइम पे, रोड हाउस करके, बहुत ऐसी एक्शन मूवी 80s की, अमेरिकन एक्शन मूवी 80s की। तो उसमें जो हीरो होता है उसको स्टिचेस आ जाते हैं, उसे कट लग जाता है। तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पूछता है डिड यू विन विन दैट फाइट, मतलब जिस लड़ाई में तुम जीते कि नहीं जीते। तो ही सेज नोबडी विंस इन अ फाइट, नोबडी विंस इन अ फाइट, कि मतलब लड़ाई में कोई नहीं जीतता। मतलब उसने उसको पीट भी दिया तो उसको स्टिचेस आ रही है, भाई जीता कौन? तो दैट इज वेरी प्रोफाउंड थिंग। यही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। बिना पैसों के कोई लड़ेगा नहीं। फ्रांस का था ईगो बहुत बड़ा कि एक बार तो ब्रिटेन को हरा कर दिखाऊंगा ही, और दिखा भी दिया। पर इस ईगो के चक्कर में क्या हुआ, खुद का खजाना खाली। जब खजाना खाली हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा, पुराना टाइम याद करो। क्या ये कहाँ गया भाई? अब गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं। ठीक है, आवाज आ ही रही होगी, ऐसा मान लेता हूँ मैं। यार तुम समझ रहे नहीं, मेरे को झुकना पड़ेगा। ठीक है, देखो खजाना हो गया खाली, तो क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा भरने के लिए, टैक्स लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। उस टाइम की जो फ्रांस की सोसाइटी थी, उस टाइम की जो फ्रांस की सोसाइटी थी, वो तीन क्लासेस में बटी हुई थी, तीन वर्गों में बटी हुई थी। जैसे अभी यहाँ बात करें, अपनी इंडिया में बात करें, कौन कौन से वर्ग थे पहले? कि बोलो, एक ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय हो गया, फिर वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। चार वर्गों में बटा हुआ था। ऐसे ये भी तीन वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था क्लर्जी। क्लर्जी होते हैं धर्मगुरु, ठीक है। दूसरा है नोबल्स। नोबल्स होते हैं सामंत। जीत अब जो हम लोग हैं कॉमनर्स, सामान्य जनता, ठीक है। टैक्स बढ़ाया, इन तीन लोगों से लेना है, ठीक है। अब बात सुनो आगे। जो आदमी भगवान का काम करता है उससे पैसे लोगे? सामंतों की वजह से, नोबल की वजह से तो पूरा एम्पायर चल रहा है।
उनसे लोगे? किससे लोगे? कॉमनर्स। ठीक है। और अब मजे की बात बताता हूँ। जो क्लर्जी थी, धर्मगुरु थे, वो सिर्फ 1% थे पूरी पॉपुलेशन का। कितना? सिर्फ 1%। इनके पास फ्रांस की कितनी जमीन थी? 20%। 1% पॉपुलेशन के पास 20% जमीन। नोबल्स, नोबल्स लगभग लगभग 20 ये थे आपके 10%। इनके पास कितनी जमीन थी? 25% जमीन। कितनी हो गई जनसंख्या? कितनी बच रहे हैं अब इधर? मैं पॉपुलेशन पूछ रहा हूँ। अब बताओ, 89% जनता है, कितनी जमीन है उनके पास? कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? ठीक है। अब तुम्हारे को लग रहा होगा सर ये तो दूर की बात है, अब नहीं होता होगा। कल ही एक रिपोर्ट आई है, कल ही एक रिपोर्ट आई है इंडिया के बारे में। इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास इंडिया का 60% वेल्थ है, और बाकी 99% पॉपुलेशन के पास इंडिया का 40% रिसोर्सेज है। रिवॉल्यूशन आने वाला है। तुम्हारे को क्या लग रहा है दुनिया में जितनी गर्मा गर्मी बढ़ रही है, अब वो अच्छी होगी बुरी होगी ये मुझे नहीं पता, पर अगले 5 से या 10 सालों में बहुत तगड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। अच्छी होगी बुरी होगी वो नहीं पता, वो अपने लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा वो पता नहीं, बट इट विल हैपन। वी विल नेवर, वो पता नहीं लगता बेटा। अभी रशियन रिवॉल्यूशन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा हुआ। तो कॉमनर्स में क्या था? कॉमनर्स की पॉपुलेशन देखो, जो पढ़े लिख जाते थे ना लोग बाग, जो पढ़े लिख जाते थे, लिटरेट पीपल थे, वो भी इसी के हिस्सा थे। मैं नोबेलिटी आप बन नहीं पाए, पोप आप बन नहीं पाए, क्या बचा? आप नॉर्मल काम करते रहो, वकील बन जाओ किसी के, लॉयर बन जाओ, है ना, पढ़ा लो किसी को, नॉलेज आ गया आपके पास, पर आपको सोशल स्टेटस नहीं मिला। सोशल स्टेटस नहीं मिला भाई। उसके बाद जो ट्रेड करते थे, व्यापार कर रहे थे, वो भी इसी का हिस्सा थे। ट्रेडर्स, ये तो इसका हिस्सा है ही है। अब फार्मर्स भी इसका हिस्सा है, और लेबरर्स भी इसी का हिस्सा है। ऑल्दो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, पर इनका प्रभाव ज्यादा था, इन्फ्लुएंस क्या था? तुम इसी बात को समझो। बाहर मकान बन रहा है, वहाँ काम कर रहे हैं लोग बाग, एक्सपर्ट है, लेबरर्स हैं, और उसमें स्किल्ड भी लोग हैं जिनको कारीगर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। देवेंद्र सर है, अकेले हैं, वो सब क्या है? वो सब पॉपुलेशन उनकी नंबर्स ज़्यादा है, पर इन्फ्लुएंस किसका ज़्यादा? देवेंद्र सर का। देवेंद्र सर जाते भी तो कहीं क्या बोलते कि सर आ गए भाई, या तो बोलेंगे सर आ गए, या फिर अपनी आर्मी के किसी उसमें जाएंगे फंक्शन में तो उनको वो वाला रेस्पेक्ट मिलेगा। कैप्टन साहब है, कैप्टन साहब अकेले ही हैं, ठीक है। उनका इन्फ्लुएंस, गाइड करते हैं तुम सब लोगों को। उसके बाद भी कहीं पे भी जाएंगे आर्मी के में तो कैप्टन साहब आ गए। और तुम्हें पता है आर्मी में कभी रैंक रिटायर नहीं होती है, कभी भी रिटायर्ड कैप्टन नहीं लिखा जाता, रैंक कभी रिटायर्ड नहीं होती है, रैंक कभी रिटायर नहीं होती है। तुम भी नहीं होगे, जब जाओगे आ जाओगे घर, पर कभी तुम्हारे आगे रिटायर्ड नहीं लिखा हुआ होगा। एक्स आर्मी जरूर भी लिखा जा सकता है कि अब आप आर्मी का हिस्सा नहीं है, बट आपकी रैंक रिटायर नहीं हुई है, ठीक है। ये इन पे इन्फ्लुएंस था। तो इन लोगों ने बताया क्या सोचा, टैक्स तो हमको भी नहीं देना ज़्यादा, टैक्स तो हमको भी नहीं देना जाता। तो इन्होंने क्या बोला, कुछ चल रहा है यार, कोई वायर वगैरह तो नहीं चल रहा ना यार? हाँ, देखना भाई कि अब मैं पढ़ाता रह जाऊं और ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नोबल्स थे जो सामंत थे, सामंत के पास क्या होती है, जमीन के टुकड़े होते हैं। इन्होंने क्या किया, पढ़े लिखे लोग थे, ट्रेडर्स थे,
एक काम करते हैं यार, मैं तुम्हारे को पैसा देता हूँ, तुम्हारी जो सामंत की जमीन है वो मुझे दे दो, ठीक है। उनको बोलते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते थे, कहाँ गया, हाँ, उनको बोलते थे नोबेलिटी ऑफ रोब्स। क्या मतलब, इन्होंने क्या किया, क्या कर लिया, बाय कर ली जमीन सामंतों से, नोबेलिटी से। अब ये नोबल तो बन गए, सामंत तो बन गए, सामंत तो जैसे कपड़े भी पहनने लग गए, नाम भी लगाने लगे। पर क्या ये सामंत पैदा हुए थे? नहीं पैदा हुए थे ना, जब भी तो खरीदनी पड़ रही है, होते तो होते थोड़ी ना। तो इनको बोलते थे नोबेलिटी ऑफ रोब्स। जो बड़े कपड़े होते हैं ना, महंगे कपड़े, उनको रोब्स बोलते हैं। नोबेलिटी ऑफ रोब्स, सिर्फ कपड़ वस्त्रों के ही सामंत है, सिर्फ कपड़ों के सामंत है। जैसे गांव साइड में क्या थोड़ा डेरोगेटरी किसी को बोल देते हैं कि जो आदमी ज़्यादा पढ़ लेता है, उसकी कास्ट थोड़ी, मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज़ को कि नीचे ऊंची क्या होती है, लेकिन थोड़ी नीची हो तो क्या बोलते हैं, भाई ऐसे तिलक लगाने से तुम वो थोड़ी ना बन जाओगे। वो एक इनको ताना दिया गया था। अब किसी को तुम ताना दोगे, वो तुम्हारी सुनेगा या वो तुम्हारी सुनेगा या तुम्हारे से हिसाब बराबर करने की सोचेगा? ठीक है, सोचेगा। और उस टाइम एक मज़ेदार चीज़ हुई, खजाना है आपके पास, खजाना हो गया खाली, खजाना हो गया खाली, क्या होगा? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि आपने टैक्स भी बढ़ा दिया। लोग टैक्स भी बढ़ा दिया, इकोनॉमी में तो पढ़ाया था तुम्हारे को, टैक्स बढ़ा दिया। लोगों के पास कम पैसा है, कम पैसा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ तो उतनी है, क्या होगा? महंगाई हो जाएगी। अरे आप परेशान मत हो, अभी दोबारा रिपीट करवा देंगे, जब ये कोर्स कंप्लीट करवाएंगे तब करवा देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो रही थी, महंगाई बढ़ गई है, प्रोडक्शन कुछ हो रहा नहीं है। नोबल्स ने सोचा यही मौका है, लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा। इन्होंने बोला कि भाई बिना रिप्रेजेंटेशन के तो हम टैक्स नहीं देंगे, बिना रिप्रेजेंटेशन के तो हम टैक्स देंगे नहीं। और जो ये सामंत खरीदने लग गए थे, सामंत की ज़मीनें खरीदने लग गए थे, इस पर भी बैन लगा दिया था, इस पर भी बैन लगा दिया था। ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है जो गाँव में होता है ना, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। बहुत डार्क चीज़ बोल रहा हूँ पर होती है बेटा, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, क्यों? हमारे बराबर का नहीं है, हम इनसे ऊंचे हैं, हम इनसे ऊंचे हैं, ठीक है। ये बात चलती है वही वाली चीज़ के लिए कि भाई ईगो सेटिस्फाई करनी होती है इनको, तो इन्होंने यही किया। अब ये तो चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी। और जब भी मैंने बताया, जब भी लड़ाई होती है, जब भी क्रांति होती है, तो कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल उसका बेसिस चाहिए, कोई भी उस पर बौद्धिक कारण चाहिए, बेस चाहिए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। और उसके बाद अब अपने ये थे थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन। जेम्स ऑटिस आ गए थे, जेम्स ऑटिस ने क्या बोला था? नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गए थे? ट्रिनिटी बोलते हैं इनको, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, ट्रिनिटी बोलते हैं इनको। देखो रूसो ने क्या बोला, अभी समझो, इंटेलेक्चुअल, एक बहुत बढ़िया आदमी है भाई, रूसो को पढ़ना यार, मजा आ जाएगा, तुम पढ़ोगे। रूसो, इन्होंने क्या बोला ना, लगा ही लेते हैं यार, वो पढ़ा पढ़ा मेरे को लग रहा है पैर रख दूंगा इस पे। चलो, पहले देखो क्या कॉन्सेप्ट चलता था कि राजा जो है ना, ये उसका बर्थ राइट है कि वो राज करेगा ही करेगा। अब तुमने जाके बोल दिया, ऐसे कैसे बर्थ राइट है, ऐसे कैसे बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार ऐसे कैसे है भाई, पैदा होते कैसे राज करने लग जाएगा? ये भी इंसान और मैं भी इंसान। इस लॉजिक, इस लॉजिक का क्या जवाब दोगे? इस लॉजिक का क्या जवाब दोगे? इस लॉजिक का राजा ये जवाब देता था, ठीक है भाई, तू भी इंसान और मैं भी इंसान, पर तू ये बता कि मैं राजा के घर में क्यों पैदा हुआ, और तू ऐसे दूसरे घर में क्यों पैदा हुआ? तो क्या बोलते थे?
मुझे भगवान ने भेजा है। भगवान चाहते थे कि मैं राज करूं। उसको बोलते हैं डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप। राजशाही की दैवी अवधारणा। और ये पूरी दुनिया में हुआ है, सिर्फ फ्रांस की बात नहीं, पूरी दुनिया का। जैसे अकबर था, अपने आप को क्या बोलता था? जिल्ले इलाही। क्या बोलता था? जिल्ले इलाही। उसका मतलब होता है अल्लाह, अल्लाह का नहीं नहीं, अवतार नहीं, अवतार नहीं होते उधर। नहीं, अवतार नहीं होता। अल्लाह की परछाई। अल्लाह की परछाई है जिल्ले इलाही। ठीक है, जिल्ले इलाही। उसके बाद तुमने ये देखा होगा, बहुत से राजपूत राजा अपने आप को, हो सकता है कि वो रहे हो या नहीं रहे हो, पर कोशिश करते हैं कि हम राम जी के वंश से आते हैं, या ये बताते हैं हम कृष्ण जी के वंश से आते हैं, ये बताने के लिए कि देखो हम तो उनके वंश से आते हैं और राम जी तो सबसे अच्छे राजा है भाई, तो हम भी राजा होने चाहिए। तो राम जी में तो कोई कमी नहीं है, राम जी के नाम पे जो जो चीजें होती है अच्छी भी होती है, पर लोग बाग उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज चल रही थी, ये चीज हर जगह चली। तुम अशोक को भी देखोगे। अशोक अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेखों में क्या लिखवाया है? अपने आप को देवन पिए पिए दासी। वो इंसान जिसको देवता बहुत प्यार करते हैं। तुमसे तो देवता प्यार ही नहीं करते, तुमसे तो देवता प्यार ही नहीं करते, है ना? लगता होगा कभी कभी तो। नहीं करते, हमेशा ही लगता है सर ये तो। हाँ सर, इंस्टाग्राम पे मैंने किसी को ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए मैसेज किया था, जब रिप्लाई नहीं आता तो ऐसा ही लगता है कि भगवान तो मेरे साथ नहीं है ना? है ना, ये सब चीजें चलती है। तो आम आदमी में पहले से इन्फीरियरिटी है, पहले वो अपने आप को कम समझता है। उसके सामने तुम ला दो कि भाई डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप, कि भगवान ने बोला इसलिए मैं राज करता हूँ। पर अब आता है रूसो भैया आते हैं, रूसो ने बोला हट यहाँ से, हट। रूसो ने उसको बोला तो साइड में बैठ, मैं समझाता हूँ। रूसो ने क्या बोला, अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसा ही होता तो तुम्हारे को आके कोई दूसरा राजा मार के क्यों चला जाता है और वो राज क्यों करने लग जाता है? हैं? अगर भगवान ने ही बोला था तो तेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता था, कैसे हार गया? तुझे इतनी ट्रीटी यहाँ कभी किससे संधि करता है, कभी उससे मार खाता है, भगवान ने बोला तो ऐसा क्यों? कितना सही क्वेश्चन पूछा ना। तो फिर रूसो ने बोला कि देखो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ने बोला ऐसा, ये सामाजिक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मतलब? 7 बच्चे बैठे हो, ठीक है, आपस में, मैं बाहर गया थोड़ी देर पानी पीने के लिए, ठीक है, काव्य ने विनय को ऐसा बोला कि भाई तेरा पेन बहुत अच्छा है। विनय का दिमाग खराब था, विनय ने बोला कि पेन के बारे में तो बोल दिया है, मेरी नोटबुक के बारे में मत बोल देना। काव्य ने बोला कि यार मैं तो सही बोल रहा था, लेकिन अब मेरे को भी गुस्सा आ गया है। ठीक है, पलक आई गर्मी में से तो आई है बाहर, धूप में से, इसका सर वैसे गर्म हो रखा है। तुम दोनों को लड़ते देख के इसने बोला साइड में हो जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं बता दूंगा। इतने में तुम दोनों अब एक हो गए, अब पलक के साथ लड़ने को आ गए। इतने में राहुल, जो कि बहुत पुराना हीरो रहा है, राहुल ने बोला कि अकेले कैसे लड़ाई हो सकती है, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद छोटू भी आ गया, उसके बाद विजय भी आ गया, उसके बाद सोहन भी आ गया। ऐसे करते करते सब, अब पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, बस लड़ रहे हो। मैं क्लास में आके देख रहा हूँ कि एक इधर पड़ा है, एक ऐसे नाक में से खून निकल रहा है, एक पंखे पे टका हुआ है। वही मैं ये देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ। तुमने बोला कि सर पता ही नहीं लड़ाई किस बात पे हुई थी, बस अब लड़ाई हो गई। तो मैंने क्या बोला कि सब साथ में आओ, क्लास में तो पढ़ना ही है, सब साथ में बैठो, सब साथ में बैठो। तो सबको साथ में बैठाया। अब तुमने बोला कि सर आपने तो बोला था कि आप क्लास में कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब पूछ सकते हो बेटा मेरे से, उसको क्यों गाली देता है? तो बैठ के मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो ये राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते कि तुम गालियाँ नहीं दोगे। उसने मना कर दिया तो तुम उससे आगे बात
नहीं करोगे, समझे विजय? मना कर दिया तो आगे बात नहीं करोगे। ये बात चल रही है, तो तुमने क्या कर दिया, समझौता कर लिया आपस में और एक साथ वापस से रहने लगे। ठीक है, रूसो साहब ने यही बोला कि ऐसा ही होता है, एम्पायर इसलिए बनता है क्योंकि सबको चाहिए क्या, सुरक्षा। क्या चाहिए, सुरक्षा, सिक्योरिटी। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमने ही कॉन्ट्रैक्ट करके राजा बनाया है तो हम भी कॉन्ट्रैक्ट करके राजा हटा भी तो सकते हैं। हमारा राइट है, हम जो राजा चाहें वो रहेगा। तो रूसो साहब की इस आइडियोलॉजी से क्या हुआ, इससे ये मजेदार बात हो गई कि भैंस की टांग, अब तो राजा हटाया जा सकता है, राजा तो मेरी जूती में। और लोग पहले से परेशान है, लोग पहले से परेशान है, टैक्स बढ़ा दिए, पॉलिटिकल राइट है ही नहीं, पॉलिटिकल राइट है ही नहीं भाई, जमीन भी नहीं खरीद सकते हम, तो क्या करें। उन्होंने बोला ठीक है भाई, अब से फ्रांस का राजा हटाया जाएगा। उससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आधार बन गया किसका, फ्रांस की क्रांति का। रूसो को क्या बोलते हैं, लिखा है नाम, हाँ, रूसो को ये बोलते हैं इंटेलेक्चुअल फादर, इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नोट्स तुम ले लेना, नोट्स तुम ले लेना, तो मैं आज समझा ही देता हूँ सारा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। शॉर्ट नोट्स टाइप से बुलेट पॉइंट के हिसाब से नोट्स, मैं अभी समझा रहा हूँ, अभी समझ लेना, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना। नोट्स देख के फिर तुम्हारा दिमाग में खराब होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को कंप्लीट करके ज्योग्राफी पे जंप करते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये चीज़ हुई। उसके बाद एक वोल्टेयर साहब आए। कौन आए, वोल्टेयर। इन्होंने क्या बोला कि आदमी की अपनी भी आज़ादी है, आदमी की अपनी भी आज़ादी। तो इन्होंने व्यक्तिगत आज़ादी के बारे में बात करी। पर्सनल फ्रीडम। और इन्होंने बहुत अच्छी एक कोट है इनकी, याद रखना, इनकी बहुत अच्छी कोट है, आई मे नॉट एग्री विद योर ओपिनियन बट आई विल डाई फॉर योर राइट टू से योर ओपिनियन। मतलब मैं हो सकता है आपके मत से सहमत नहीं हूं, पर आपके अपने मत की अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं मरने को तैयार हूं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये। सोहन ने तो बस यही बोला था कि आरसीबी अच्छी टीम है, सोहन ने तो बस यही बोला था कि आरसीबी अच्छी टीम है। विजय ने बोला आरसीबी कैसे, आरसीबी कैसे अच्छी हो सकती है, चेन्नई सुपर किंग्स अच्छी है। तो लड़ लो कितने में, तो आपस में बस यही चल रहा होगा कि नहीं तू मान, नहीं तू मान, कि भाई विराट कोहली बढ़िया है, वो बोलेगा नहीं भाई थाला तो सबसे ऊपर। लड़ाई चल रही है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा फिर भी आपकी बात कहने के राइट के लिए मैं मरने को तैयार हूं। उससे क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति की आ जाए। मॉन्टेस्क्यू के बारे में कल बता ही दिया था, कल बता दिया था ना। क्या बोला, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, ये सब तो हो गया, ये सब तो हो गया, सब बातें भी हो गई, इंटेलेक्चुअल ग्राउंड भी बन गया, लोग तैयार भी हैं। पर अब कोई एक स्पार्क तो चाहिए, चिंगारी तो चाहिए, जिससे अब
रिवॉल्यूशन हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए। जैसे देखो काव्य और छोटू के बीच में पहले से तनातनी चल रही है। काव्य को कविता पसंद है, छोटू बोलता है कहानी से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, बहुत पहले से चल रही है। एक तो ऐसा मोमेंट होगा ना जिसमें लड़ाई होगी आपस में, वो मोमेंट क्या था? हाँ हाँ बता रहा हूँ बेटा, मोमेंट क्या था? लुई 16 ने क्या बोला कि यार टैक्स बढ़ाने, टैक्स बढ़ाने। और तुमको पता है तब तक लॉयर और ट्रेडर्स कहाँ से आ रहे थे? कॉमनर्स से आ रहे थे। तो कॉमनर्स ने सोचा या लॉयर्स और ट्रेडर्स ने सोचा ऐसे तो टैक्स नहीं बढ़ाने देंगे, तो उन्होंने बोला कि मीटिंग बुलाओ सबकी, मीटिंग बुलाओ। मीटिंग वैसे ही, राजा सबसे ऊपर, राजा सबसे ऊपर यहाँ पर। पहले कौन थे? क्लर्जी, धर्मगुरु, ठीक है, धर्मगुरु। दूसरे कौन थे? सामंत, बहुत बढ़िया, नोबल्स, ठीक है। तीसरे कौन थे? सामान्य वर्ग, कॉमनर्स। ये तो ठीक है, मीटिंग तो हो गई, मीटिंग बुला ली, पर क्या बोला कि सबको एक एक वोट मिलेगा, इनको एक, इनको एक और इनको एक। कॉमनर्स में वकील भी थे, तुमको पता है वकील आदमी कैसे होते हैं? उन्होंने लॉजिक पकड़ लिया, उन्होंने बोला तुम दोनों की पॉपुलेशन मिला के कितनी है? मेरी पॉपुलेशन कितनी है? तो लगभग 90% लोग, उनको तुम एक ही वोट दोगे? ज्यादा वोट दो मेरे को, ज्यादा वोट दो। सामंत मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्लर्जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? राजा मानेगा कि नहीं मानेगा? तो इन्होंने बोला कि हम इसका क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, इस मीटिंग का ही क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। मीटिंग से बाहर निकल रहे थे, वहां उनको टेनिस कोर्ट दिखा, टेनिस कोर्ट जहाँ पे टेनिस खेलते हैं, ठीक है, टेनिस कोर्ट दिखा। वहां जाके सब लोग बैठ गए, वहां जाके सब लोग बैठ गए और उन्होंने बोला, क्या बोला कि जब तक हम हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, तब तक हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट असेंबली। इन्होंने 4 महीने में बना भी दिया था, 4 महीने में बना भी दिया था। ऐसा अब तुमको लग रहा होगा सर बैठे रहते थे क्या पूरा टाइम? आते थे, चल जाते थे, नौकरी की तरह थे, जॉब की तरह, कि घर गए, सो गए, फिर वापस आ गए कि चलो भाई और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, महंगाई वैसे ही बढ़ रही थी, लोगों में राजा के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, बढ़ रहा था। उसके बाद एक किला है बास्टाइल का, या बास्टिल भी बोलते हैं उसको, बास्टाइल का किला है, फ्रांस में ही है। वहाँ क्या कर रहे थे, राजा ने सारे रिवोल्यूशनरीज को पकड़ पकड़ के डाल दिया था वहाँ पे, और छोटे मोटे नहीं, बड़े वालों को। तो वहाँ लगभग 18 के आसपास कैदी थे, 18 के आसपास कैदी थे, जो कि सब क्या थे, क्रांतिकारी थे। जनता का दिमाग पहले से खराब हो रखा था, उन्होंने उन्होंने ले जाकर बंदौर कर दिया उनके लोगों को। तो जनता गई और उन्होंने बास्टाइल के फोर्ट को डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया। ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, 18 लोगों पे कितनी सिक्योरिटी रखोगे यार, 18 लोगों पे कितनी सिक्योरिटी रखोगे? और जब तुम्हारे को पता है कि तुमसे कोई नहीं लड़ने आने वाला, तुम इस कॉन्फिडेंस में हो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, आराम से तुम सो रहे हो, उधर से लोग आ गए, तोड़ दिया सब कुछ, हथियार लूट के ले गए। आज उसको सेलिब्रेट करते हैं, 14 जुलाई का वो दिन था। डिमोलिशन, आज भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल हॉलीडे होता है फ्रांस में इस दिन, 14 जुलाई के दिन नेशनल हॉलीडे होता है फ्रांस में, छुट्टी होती है, छुट्टी होती है, बढ़िया। और 27 अगस्त को, 27 अगस्त को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन्होंने, उसमें थे ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार।
डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहली बार मानव अधिकारों की इतनी खुलकर बात हुई। अब तुमको पता ही है, जब इतनी बात हो ही गई है तो राजा को हटना पड़ेगा। उसके बाद क्या किया? सबसे बड़े दुश्मन कौन? क्लर्जी, धर्मगुरु। उनको बोला कि देखो तुम्हारा होगा राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। अपने हिसाब से कुछ नहीं करोगे तो हम जो बोलेंगे आप वही करेंगे। तो क्या हुआ? क्लर्जी को क्या बोला? आपका क्या करेंगे? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण करेंगे। अब देखो हर आदमी तो ये बात मानेगा नहीं, इतनी पावर छोड़ने के लिए हर कोई तैयार रहता नहीं। बेटा ऐसे मत बैठो, नींद आ जाएगी। ऐसे मत बैठो, नींद आ जाएगी। हाँ, पता ही नहीं लगेगा, नींद आ जाएगी। थक जाते हो क्या तुम मेरी क्लास आते आते? ठीक है ठीक है ठीक है। जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को मान लिया, उसको बोलते हैं, उनको उन्होंने बोला जूरर। जो नहीं माने नॉन जूरर। अब तुम ये बताओ, जो गब्बर की बात नहीं मानेगा, गब्बर उसके साथ क्या करेगा? फांसी दे दी गई इन सबको। फांसी दे दी, खत्म खेल। उसके बाद उसके बाद क्या किया इन्होंने? बोला कि हम एक संसद बना लेते हैं, संसद बना लेते हैं और वहां से हमारे कानून बनाएंगे। तो इन्होंने बनाई एक लेजिस्लेटिव असेंबली। नाम विधानसभा है, पर है ये पूरे देश के लिए, है पूरे देश के लिए। अब इसमें क्या थे? तीन वर्ग बन गए थे, तीन वर्ग बन गए थे। एक तो क्या थे? जो सामंत बच गए थे, उनको तो खत्म कर ही दिया। मान गए तो अब हमारे साथ, नहीं तो जाओ। एक फिल्म है गॉडफादर, देखिए गॉडफादर। गॉड उसमें नहीं नहीं नहीं, उसमें मार्लिन ब्रेंडो की है वो। हाँ, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है वो। उसमें जो गॉडफादर होता है वो गैंगस्टर होता है। वो बोलता है माई वे और हाईवे, या तो मेरा तरीका नहीं तो आप सड़क पे मिलोगे। उसका बहुत फेमस डायलॉग है, इट्स माई वे और हाईवे। बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने। तो यही चल रहा था इधर, रिवोल्यूशनरी ने यही बोल रखा था, या तो मेरा तरीका। ठीक है। उसके बाद थे यहाँ पे तीन ग्रुप बन गए थे। एक तो थे सामंतों का, उसके बाद एक था ये जिनको बोलते गिरोंडिस्ट। गिरोंडिस्ट ये भी क्रांतिकारी थे, ये भी गिरोंडिस्ट तो क्रांतिकारी थे, पर ये इतने रिवोल्यूशनरी नहीं थे। ये थोड़ी शांति चाह रहे थे कि यार अब ठीक है, अब शांति कर लो थोड़ी। दूसरे थे जैकोबियन। ये क्या बोल रहे थे? शांति वांति कुछ नहीं, शांति वांति कुछ नहीं, अब होगी लड़ाई। ठीक है। सामंतों को तो इन्होंने हटा दिया, सामंतों को तो इन्होंने हटा दिया, दोनों ने मिलकर इनको हटा दिया। अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे एक फीमेल वो थी, क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट थी, मैडम रोलो। मैडम रोलो, मैडम रोलो क्या बात करती थी?
अरे वो वाला रोलो नहीं है ठीक है, देखो जब ह्यूमन राइट्स दिए गए तो उसमें वोटिंग राइट्स भी दिए गए, पर वो औरतों को नहीं दिए गए थे, सिर्फ एक हाई क्लास मेल्स को दिया गया था। मैडम रोलो क्या बोलती थी, सबको मिलना चाहिए, लड़कियों को तो मिलना ही चाहिए खासकर। लड़ाई हुई, जीते कौन, जैकोबियन जीत गए, जैकोबियन जीत गए और ये गैरडोनिस्ट हार गए। तो मैडम रोलो का क्या होगा, मैडम रोलो को भी आ, आगे कहानी आगे वहीं चल रही बेटा, वही कहानी चल रही है, ठीक है। और जैकोबियन का रूलर था रोबोस्पियर, इनका राजा था रोबोस्पियर। और रोबोस्पियर ने अब क्या बोला, मेरे सामने अगर किसी ने सर उठाकर भी देख लिया तो खत्म कर दूंगा। तो जो क्रांतिकारी थे इन्होंने ही आम लोगों को मारना शुरू कर दिया। मतलब थोड़ा सा भी इनको लग जाए ना कि आप इनसे सहमत नहीं हो तो खत्म, खेल खत्म। इनका राज चला था, ये 2 साल चला था इनका राज, रोबोस्पियर का जैकोबियन ग्रुप था जैकोबियन, नाम था लीडर का रोबोस्पियर। उसको पता है क्या बोलते हैं, राइन ऑफ टेरर, राइन ऑफ टेरर बोलते हैं उसको, राइन ऑफ टेरर, भय का दौर, भय का दौर। क्यों भाई डर के घूमोगे कि भाई किसी चीज से कोई आदमी बुरा नहीं मान जाए, किसी चीज से कोई आदमी बुरा नहीं मान जाए। ये हालत कर दी थी यहाँ पे इन्होंने। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैकोबियंस को भी हटाया गया। उसके बाद आ गए थे कुछ ग्रुप्स बन गया थे लोगों को, उनको बोलते थे डायरेक्टर्स। क्या बोलते थे, डायरेक्टर्स, निर्देशक। निर्देशक बन गए, ये नहीं आएगा तुम्हारे, मैं बस मैं समझा रहा हूँ आगे, ये नहीं है तुम्हारे, निर्देशक बन गए। और ये भी, इनके पास कोई स्किल नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं थी। और उस टाइम फ्रांस बहुत कमजोर हो गया था। तुम्हें पता है इंग्लैंड कब की मार खाया हुआ है, तो बोला अब मैं उसको बताऊंगा, अब मैं उसको बताऊंगा। और इंग्लैंड ने बोला बाकी और साथियों को, चलो साथियों फ्रांस को मजा चखाएं। डायरेक्टर्स को लड़ना आता नहीं, निर्देशकों को लड़ना आता नहीं है, तो उनको फिर पता लगता है एक नया लड़का है जो बहुत अच्छे से फाइट करता है, उसको बुलाया जाता है लड़ने के लिए। और इनको क्या पता था कि वो लड़ते लड़ते इनको भी खत्म कर देगा। उस आदमी का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन को बुलाया जाता है कि तो भाई तुम अच्छे लीडर हो, मिलिट्री जनरल हो, जाके लड़ाई करो। तो नेपोलियन सबको भी हराता है, वापस घर आता है और डायरेक्टर्स को भी हरा देता है। और फिर ये बन जाता है फ्रांस का नया राजा। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट। नोट्स मिल जाएंगे, 15 मिनट बचे, चलो। हाँ हाँ, वो अपने नहीं आएगा, तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। नेपोलियन को भी तो हटाया जाएगा बेटा अभी। आप जानना चाहते हो बेटा, आपके पेपर में नहीं आएगा वो। अरे तो उसने बहुत वॉर लड़ी, फिर मैं कर दो, आप बंद कर। वाटरलू की हारा था, उसके बाद दो तीन नहीं हारे हैं, ऐसा नहीं है कि परसेंट रेशियो के हिसाब से देखते हैं कि अगर उसकी परसेंटेज निकालोगे तो उसने 99% तो जीते ही हैं, जितनी लड़ाई लड़ी उसने। नेपोलियन अपने बारे में एक बात बोलता था कि नेपोलियन इज बॉर्न इन वॉर, नेपोलियन इज बॉर्न इन वॉर, मतलब वॉर में ही पैदा हुआ है। इज डेस्टिन्ड टू फाइट वॉर्स, उसकी ये नियत ही है कि वो लड़ाई करे। एंड इज डेस्टिन्ड टू एंगेज इन वॉर, मतलब कि वो
लड़ता ही रहेगा जब तक मरेगा। ये वो खुद के बारे में बोला करता था, ऐसी बात है। ठीक है, चलो रशियन रिवॉल्यूशन भी पढ़ लो यार। इतना ही आप, मैंने भी गुलेटिन कर दिया, जैसे वो उन सबको गुलेटिन कर रहे थे, मैंने भी तुम्हारे कोर्स को गुलेटिन कर दिया। नहीं तो पढ़ाने में टाइम लगता है, मेरे को भी मज़ा आता है। नेपोलियन मेरा वैसे नेपोलियन देखा जाए तो काफ़ी फेवरेट कैरेक्टर है मेरा वो। चार पांच हिस्ट्री के अंदर चार पांच लोग हैं, उनमें है। हिटलर नहीं, हिटलर नहीं, हिटलर इतना नहीं है। नहीं नहीं, हिटलर वैसे नहीं। मैं तो नाजी है, बट हिटलर नहीं है। नाजी की पूरी जो उस टाइम लोग चाहते थे ना कि हिटलर जैसा कोई आदमी आ जाए। अगर जनता की इच्छा है कि दंगे भड़कें, तो जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, जो तुम्हारा किंग है, जो तुम्हारा प्रेसिडेंट है, इतने बढ़िया दंगे करा के देगा तुम्हारे को। जनता चाहती थी ना भाई, 40 लाख लोगों को मार दिया, आप में से किसी ने चू ही नहीं बोला। आप चाहते थे ना कि ऐसा हो। अभी देख लो, अभी देख लो, इंडियंस वहां जाते हैं अमेरिका, वहां स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है, जनता कोई कुछ नहीं बोल रही है। आप चाह रहे हो ना कि ये हो, यू आर, आपकी साइलेंस का मतलब है कि आप एग्री हो। ऑल्दो लड़की आपको बुरी लगेगी ये बात, बट इट्स ट्रू, यू हैव टू रेज योर वॉइस। साइलेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज acceptance. I may sound like a misogynist at this point, but I'm sorry. You have to raise your voice. आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी दोस्त। आपकी चुप्पी को, आपकी सहमति माना ही जाता है। आवाज उठाएं। अब आ जाओ, रशिया का रिवॉल्यूशन कर लें। अभी तो सस्ते में मिल रहा है भाई वीजा, जाना है तो अभी चल जाओ। अभी तो वीजा बहुत सस्ते में मिल रहा है। उनको सोल्जर चाहिए मरने के लिए, उनको सोल्जर चाहिए मरने के लिए, यूक्रेन से वॉर करने के लिए। नहीं, जाओ जाओ जाओ। हाँ तो फिर इतनी मजाक क्यों कर रही है? मैं क्लास से भगा नहीं देता। अरे तुम जाओ तो सही फोर्सेस में, तुम्हारे को डेपुटेशन में भेज देंगे। रशिया के साथ तो बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है, उस पर अभी फोकस करो। अपने आप सरकार के खर्चे पे जाओगे, मज़ा और रहेगा। यहाँ पर एक आइडियोलॉजी चलती थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। मैं बहुत बार क्लास में समझा चुका हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ लिया है वो एक बार बताओ कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी विचारधारा क्या होती है। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ ये, और अब भी अगर तुमने नहीं बताया। साम्यवाद नहीं था वो बेटा, समाजवाद था। शुरू, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को बहुत अच्छे से जवाहरलाल नेहरू पढ़ाए थे जब बता दिया था। याद नहीं आ रहा? अभी पेपर होने वाला बेटा, पेपर में हिंट आएगा कि साइड में लिखा हुआ आएगा। देखो समझो, अभी तुम्हारे को ऐसा लग रहा है, चलो बेसिक एक इकोनॉमी समझ लेते हैं। हमारे बीच में एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है? नॉलेज का। मेरे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। मैं शेयर कर रहा हूं जिससे हम दोनों एक लेवल पे आ जाए, कि बराबर हो जाए, कि भाई एक टाइम बाद मुझे जितना आता है उतना तुमको आ जाए, तुम्हारे कोर्स के रिगार्डिंग। तो बाकी और चीजों को छोड़ देते हैं, कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। पर क्या हो जब मैं क्लास में आके पढ़ाना ही बंद कर दूं, क्लास में आकर यहां पढ़ाना ही बंद कर दूं, और तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज है वो वापस लेने लगूं? ऑल्दो पॉसिबल नहीं है, पर लेने लगूं। क्या हो रहा है? ये इनजस्टिस, इनजस्टिस हो रहा है। अब इस नॉलेज को कैसे समझो? पैसा, रिसोर्सेज में ज़मीन भी आ गई, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, आपके पास जो मेडिकल सर्विसेज आ गई, सब चीज़ें आ गई। ठीक है, ठीक है, सबको बराबर ज़रूरत है। मैं क्या करता हूँ, सबसे छीन के अपने पास रख लेता हूँ। हो नहीं सबके पास बराबर चाहिए, मेरे पास ज़्यादा है, तो दो क्लास बन जाएगी, दो वर्ग बन जाएंगे। एक जिसके पास रिसोर्सेज हैं
दूसरा क्लास जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो कि क्या है, खाली है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक थिंकर थे, जर्मन थिंकर थे, नाम सुना होगा इनका, कार्ल भैया। कार्ल भैया, तुम्हारे नाम सुना है इनका? जर्मनी में रहते थे ये, तुम्हारे को ऐसा मत समझना रशिया में रहते थे, जर्मनी में रहते थे। इन्होंने एक थॉट दी कि जो ये लोग है ना जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, एक दिन ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, और जिसके पास सब कुछ है उसके साथ क्या करेंगे, एक हिंसक विद्रोह, वायलेंट रिवॉल्यूशन, और उसको हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, ये अपने में से एक अपना एक नेता चुनेंगे, एक लीडर चुनेंगे, और वो लीडर कैसा होगा, डिक्टेटर। वो लीडर क्या होगा, डिक्टेटर होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबकी बात सुननी पड़ती है, उसमें क्या होता है, डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। ये बोल रहे थे कार्ल मार्क्स। वो एक डिक्टेटर आएगा, क्या करेगा, वो सब में रिसोर्सेज बांटना शुरू कर देगा, और कब तक बांटता रहेगा, तब तक सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए। और जब सब में रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो लीडर के पास भी उतना ही जितना जनता के पास है, तो अब कोई लीडर बचा नहीं। फिर क्या होगा, सब एक समान हो जाएंगे, सब अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे, और आदमी अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और दुनिया में यूटोपिया आ जाएगा। यूटोपिया बोले तो बहुत अच्छी दुनिया हो जाएगी, मतलब वो परियों का जहां हो जाएगी दुनिया। ठीक है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, देखो दोस्त, किसी का रंग गोरा होने से वो परी नहीं हो जाती। समझे, थोड़ी डिविनिटी भी होनी चाहिए उसमें, दैवीयता भी तो हो। वो रंग से नहीं आती मेरे भाई, उसका रंग से कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी तो मिले कहां परियों से। ठीक है, क्या क्या बात, मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कहां ले जाते हो तो। ठीक है, मुझे शर्म आ जाए बात करते हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये बात बोल दी, बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया सर, अच्छा बोल रहे, थोड़ा और बोलो, है ना। ऐसे आम आदमी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के झांसे में आ जाता है। पर इसमें एक चीज का तो ध्यान ही ले लिया आपने, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर के बारे में तो बात ही नहीं करी। कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगे और किसी और को दे देगा, है? बता दो भाई, कोई ऐसा है कि जो भगवान से उठ के रोज प्रार्थना करता हो कि भगवान मेरे पास बहुत खुशियां है, वो और खुशियां नहीं, ये भी औरों में बांट दो? कोई है ऐसा? मैं तो नहीं हूं, देखो तुम में से है तो है कोई? अभी तो बोला यार, नहीं है, नहीं है। फिर क्या होता है, क्या खेल होता है, यही चीज चलती है। वो एक आदमी बनता है डिक्टेटर, तानाशाह, अपनी मर्जी से काम चलाता है। और जो उन्होंने पहले फर्क किसका मिटाना था, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, वो फर्क की जगह अब किसका फर्क बन गया, एक जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानता है और एक जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं मानता। फर्क तो वो का हो ही रहा। कौन सी दुनिया बदल गई, कौन सी दुनिया बदल गई। पर कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। और जस्टिस भी कैसा हो रहा है, सोशल जस्टिस भी है कि अगर सोसाइटी में सब बराबर ही हो जाएंगे, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, बात बराबर। इकोनॉमिक जस्टिस भी हो रहा है कि भाई तुम्हारे को रिसोर्सेज मिल के पैसा सबके पास बराबर। और अगर ये सब भी हो जाएगा तो पॉलिटिकल जस्टिस भी हो जाएगा, राजनीतिक जस्टिस भी हो जाएगा। इसी विचारधारा के आधार पर आपकी रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं कैसे हुआ। देखो रशिया में, रशिया बहुत बड़ा है, एक तो बहुत बड़ा है रशिया,
रशिया को कोई जीत नहीं सकता, हरा सकता है पर कोई जीत नहीं सकता। ये हिस्ट्री का बहुत फेमस डायलॉग है, इसको तुम याद रखना हमेशा। रशिया को हरा सकते हो पर रशिया को जीत नहीं सकते हो। रशिया 2 कॉन्टिनेंट के अंदर फैला हुआ है, एशिया और यूरोप फैला हुआ है। तुम हरा तो दोगे, एक बार वो आर्मी लेके आए, तुमने हरा दिया, पूरे यूरोप पूरे रशिया पे कब्जा कैसे करोगे? कब्जा कैसे करोगे पूरे रशिया पे? हरा सकते हो उसको, जीत नहीं सकते, कॉन्कर नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और ये 2 लोगों ने एक गलती करी थी, उसके बाद दोनों बहुत बुरी तरीके से हारे थे। नेपोलियन की बात कर रहे थे ना, नेपोलियन रशिया पे अटैक करने चला गया था कि भाई यूरोप में रहे और रशिया को नहीं जीता तो क्या यूरोप जीता, ठीक है। चला गया, चलते गए, पहले तो खूब खूब बम मारा, खूब लड़ाई करी, फिर उसके बाद आ गई सर्दियाँ, उसके बाद क्या आ गई? विंटर्स। और विंटर में तुम्हें पता रशिया में कितना टेम्परेचर चला जाता है? -40, -40। फ्रांस में भी ठंड पड़ती है पर इतनी नहीं पड़ती, -40 के लिए कोई तैयार ही नहीं है वहाँ लोग, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट भी हो तो वो तैयार ही नहीं है इतनी ठंड के लिए, तो शॉक से मर गए। आपका अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो शॉक लगता है बॉडी को, और अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप मर जाओगे। पहले होता था लोग, और अभी भी लोग हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं, लू लगने से मर जाते हैं। अगर कोई बाहर का बंदा यहाँ आ जाए जो बहुत ठंडी जगह रहता हो, मर जाएगा भाई वो, जून जुलाई में लाओगे मर जाएगा वो सही में। अगर उसको ढंग से पानी वानी नहीं पिला के रखा, हाइड्रेटेड नहीं रखा, मर जाएगा वो। ऐसा ही इनके साथ हुआ। और उसके बाद मज़ेदार चीज़, ठंड में कुछ उगता ही नहीं है, विंटर्स में कुछ नहीं उगता, पूरी ज़मीन पे तो बर्फ पड़ी है, क्या उगेगा? कुछ नहीं उगता, कुछ नहीं उगता, खाने के लिए कुछ है नहीं, ऊपर से ठंड। और रशियन लोगों ने फिर बोला कि अब बताते बेटा, रशिया जीतना था ना तुझे, हम तो ठंड, उनके लिए ठंड नॉर्मल चीज़ है भाई, वो तो नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए, मार दिया उन्होंने, इधर वो ठिठुरते रह गए, बंदूक भी ऐसे कांप रही थी वो, चल अब तक क्या, मर गया तू। और रशिया में जो हार हुई उससे नेपोलियन को बहुत मोरली उसको पुशबैक मिला, खुद टूट गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार, कितने 20 लाख सोल्जर्स को लेके गया था, 10,000 सोल्जर के साथ वापस आया, कितनी कितनी मार लगी। उसके बाद फिर उसका हारने का ट्रेंड शुरू हो गया। और उसके बाद दूसरा आदमी हिटलर, पोलैंड जीत लिया, ये सब जीत लिया, फिर उसके मन में भी वही बात आ गई जो नेपोलियन के बाद मन में आई थी, क्या रशिया नहीं जीता तो क्या यूरोप जीता, चला गया। पहले तो स्टालिन गार्ड सब उड़ा दिया, काफ़ी हैवी आर्टिलरी लेके गया था ना वो, पहले तो सब उड़ा दिया, नस्ता नाबूद कर दिया। 6 महीने बीत गए, 6 महीने, रशिया बहुत बड़ा है, कितना जीतोगे भाई, 6 महीने में भी आधा भी नहीं कवर हुआ है अभी, लोग पीछे चलते गए, बहुत बड़ा है भाई, कहाँ आएगा, बहुत बड़ा है, कहाँ तक जीतेगा। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने खत्म, ठंड आ गई, ठंड आते ही सबको पता लग गया, फिर रशिया ने वही किया जो उन्होंने नेपोलियन के साथ किया, फिर तो रशिया ने बहुत मारा। और तुम्हें पता है फिर क्या लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 में, इधर से रशियन फोर्सेस आ रही है, इधर से अमेरिकन फोर्सेस आ रही है, और ये चल रही थी कि बर्लिन पहले कौन पहुंचेगा। और तुम्हारे को पता है ना, पहले बर्लिन के 2 हिस्से हो गए थे, क्योंकि आधा कब्जा लिया था रशियंस ने, आधा कब्जा वेस्ट वाला कब्जा लिया था रशियंस ने, ईस्ट वाला आ गया था अमेरिकन के अंदर। तो ईस्ट में था डेमोक्रेसी, वेस्ट में थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और बीच में बन गई थी वॉल, जिसको बोलते हैं बर्लिन वॉर, उसको वॉल उसको बाद में तोड़ा गया था। ये खेल चल रहा था, देख रहे हो। हाँ, तो कहाँ तक पहुँचे गए थे हम, सर आगे क्या, कितने घंटे की लेती है मैम क्लास, पूरा ही? बच गए तुम, फोटो खींच लो, उठा देना यार।